हेलो एवरीवन। सो आज से हम एक्चुअली क्या है कि एसएससी जेई का जो हमारा सिलेबस है और उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को हम करना शुरू कर रहे हैं। 10-10 क्वेश्चन एक पार्ट में एक लेक्चर में हम इंक्लूड कर रहे हैं ताकि लेक्चर बहुत बड़ा ना हो। और जिस बच्चे को क्या है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन एक दिन में कर रहे हैं, जैसे 25-50 क्वेश्चन करना है तो 2-3 लेक्चर भी एक बार देख सकता है। सही बच्चे क्या है कि बहुत ज्यादा देर नहीं पढ़ पाते, इसलिए क्या है कि एक लेक्चर में एक पार्ट में जो हमने बहुत सारे पार्ट करके यहाँ पर लिखेंगे, आपको आपके जो वीडियो का थंबनेल है उसमें दिखेगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ऐसे करके 8-10 पार्ट में। एक्चुअली क्या है कि आपका 2007 से लेकर के 2018 तक में 80-90 क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट से पूछे गए और बहुत रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और आपका कैपेसिटेंस के बारे में वहां पर चर्चा की गई है। एनर्जी पावर के बारे में चर्चा की गई है। बहुत छोटे छोटे आपके जो डिफरेंट यूनिट्स होते हैं एनर्जी के, इलेक्ट्रिकल में क्या यूनिट होते हैं और इस सब के बारे में चर्चा की गई है। तो बहुत ही बेसिक टॉपिक है, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए क्या है कि 7-8 पार्ट में ये क्या कवर होगा। क्योंकि हमारा पार्ट छोटा है इसलिए ज्यादा, एक पार्ट में हम सिर्फ 10 क्वेश्चन को इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ पार्ट्स ज्यादा बन रहे हैं। ओके, तो आज के पार्ट में क्या है कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं। ओके, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के बहाने कुछ कुछ जो नेसेसरी कॉन्सेप्ट जो वहां पर चाहिए होगा, जिसके थ्रू आप क्वेश्चन, जिसके बिना आप क्वेश्चन नहीं समझ सकते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को भी हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो डिटेल में अगर आपकी आपकी अगर इच्छा है डिटेल में पढ़ने की, तो जो हमारा चैनल है नर्मदा फोरम, एलटी फोरम, तो उस चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में आप वीडियो सर्च करिए उससे रिलेटेड। अगर वहां पर आपको वीडियो मिलता है तो उस वीडियो को देख करके डिटेल में सीखने का प्रयास करिए। तो हम चलिए आज का हमारा जो डिस्कशन है क्वेश्चन के, 10 क्वेश्चन के, उसको हम प्रारंभ करते हैं बेटा। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, सर्किट कंपोनेंट दैट अपोजेज द चेंज इन सर्किट वोल्टेज। ओके, तो इसमें से कौन अपोज करता है? तो देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारे 3 प्रकार के बेसिक सर्किट एलिमेंट्स हैं हमारे इलेक्ट्रिकल में। पहला तो क्या हमारा रेजिस्टेंस, दूसरा क्या है इंडक्टेंस और तीसरा क्या है कैपेसिटेंस। तो ये क्या करता है कि किसका अपोज करता है? अपोजेज फ्लो ऑफ करंट। ये क्या करता है? अपोजेज चेंज इन करंट। और आपका कैपेसिटेंस ये क्या करता है? चेंज इन वोल्टेज। ओके बेटा, करंट क्या करता है? रेजिस्टेंस क्या करता है? रजिस्टर क्या करता है? करंट के फ्लो में ही प्रतिरोध उत्पन्न करता है। ओके, और आपका करंट को फ्लो मीन्स उसको फ्लो नहीं होने देना चाहता। अगर मैं इंडक्टेंस की बात करूं तो इसको इस बात से दिक्कत नहीं है कि उसमें करंट कोई फ्लो हो रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, करंट चेंज नहीं होना चाहिए। अगर किसी इंडक्टर में 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। हाँ, 10 से 11 हो रहा है या 10 से 9 हो रहा है या कोई भी चेंज हो रहा है, तो उस चेंज को का क्या करता है, अपोज करता है इंडक्टर। अब वैसे ही आपका क्या है कि जो कैपेसिटर है वो चेंज इन वोल्टेज का अपोज करता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? कैपेसिटर। सेकंड क्वेश्चन क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम मालूम है क्या बोलते हैं बेटा? इसको एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। ओके, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, किस किस बात पे डिपेंड करता है? सबसे पहली बात क्या है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है ना वो आपके रजिस्टर के फिजिक्स पे डिपेंड नहीं करता, उसके केमिस्ट्री पे डिपेंड करता है। फिजिक्स में उसका जो डायमेंशन है, यानी कितनी लंबाई है उसकी और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है कंडक्टर का, इस सब पे डिपेंड नहीं करता। किस पे? वो किस मटेरियल का बना हुआ है इस पे डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, ये गलत है। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस तो खुद ही रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो हम उल्टा कैसे कह सकते हैं कि नहीं रेजिस्टेंस पे हमारा रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है? नहीं, यहाँ पर तो उल्टा है। यहाँ पर तो सीक्वेंस ऐसा है कि नहीं, रेजिस्टेंस जो है ना वो रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है, इसलिए क्या हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी जो है ना ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। क्या लिखा है? कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर मटेरियल, जो कंडक्टर मटेरियल है उसके कंपोजिशन पर आप कह सकते हैं। कंपोजिशन मींस उसके अंदर क्या उसकी केमिस्ट्री है इस पे डिपेंड करता है। ऑप्शन आपका जो बी है ना वो यहाँ पर सही है ना। रजिस्टिविटी के बारे में थोड़ी सी क्या है कि आप इसको पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि परमिंस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परमिंस इज एनालोगस टू। एनालोगस मींस, आप एनालोगस का मतलब क्या होता है कि भाई एनालॉजी हम का एग्जैक्ट अगर मैं हिंदी मुझे वर्ड तो उसका पता नहीं है। एनालॉजी का मतलब क्या होता है? मान के चलिए अगर मैं कहूं
आपका रेजिस्टेंस, ओके, और करंट आई, और मैं बोलूं अगर ईएमएफ, तो इसके एनालोगस, इसके एनालॉजी में, ये तो क्या हो गया आपके, ये करंट वगैरह ये सब हो गया। इसके एनालोगस में अगर मैं बोलूं कि मैग्नेटिक सर्किट में क्या क्या होता है, तो इसके एनालोगस आपका क्या होता है, रिलक्टेंस। इसके एनालॉजी में क्या होता है यहाँ पर, फ्लक्स। और ईएमएफ के एनालोगस में यहाँ पर क्या होता है, एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो आपको थोड़ा सा समझ में आ गया। मीन्स क्या है कि ये जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो क्वांटिटी होता है ना, इसके करस्पॉन्डिंग, इसके संगत मैग्नेटिक सर्किट में क्या कौन सी क्वांटिटी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एनालॉजी। दोनों में क्या संबंध है, इसके बदले वहां पर कौन है। जैसे यहाँ पर क्या आपका रेजिस्टेंस के बदले क्या है, रिलक्टेंस, है ना। करंट के बदले क्या है, फ्लक्स। ईएमएफ के बदले क्या है, एमएमएफ। वैसे ही क्या है कि आपका यहाँ पर जो कंडक्टर, ये जो आपका जो नाम दिया गया है परमिंस, ये बोला गया है कि किसके एनालोगस होता है। सबसे पहली बात देखिए यहाँ पर रिलक्टेंस और परमिंस, ये तो क्या है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रिलक्टेंस और परमिंस क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल मींस व्युत्क्रम है। आप क्या है कि थोड़ा सा और थोड़ी सी अगर हम यहाँ पर चर्चा करें, तो देखिए रेजिस्टेंस हमने पढ़ा यहाँ पर, दो तीन कंपोनेंट जो हमने पढ़े, जो आपके क्या है कि सर्किट के जो पैरामीटर्स हैं उसको प्रभावित करते हैं, अफेक्टेड करते हैं। एक तो क्या हमने पढ़ा, रेजिस्टेंस, आप इसको जानते हैं। उसके बाद से क्या आपने पढ़ा होगा, रिएक्टेंस। जो रिएक्टेंस है आपके क्या हो सकते हैं, इंडक्टिव हो सकते हैं और कैपेसिटिव कोई हो सकते हैं। उसके बाद से क्या पढ़ा होगा आपने, इंपीडेंस। ये क्या आपके इलेक्ट्रिक सर्किट के। अगर मैग्नेटिक सर्किट की बात करूं तो यहां पर एक क्वांटिटी आती है जिसको बोलते हैं रिलक्टेंस। क्या बोलते हैं, रिलक्टेंस। क्या पर ये मैग्नेटिक सर्किट, और ये क्या आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके बेटा, इसका जो रेसिप्रोकल, इसका जो व्युत्क्रम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस, है ना। हम क्या क्वेश्चन के बहाने थोड़ी थोड़ी बात सीख भी लेते हैं। रिएक्टेंस का उल्टा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ससेप्टेंस, ससेप्टेंस। और इसका जो व्युत्क्रम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये तो आपको पता है, एडमिटेंस। और जो ये रिलक्टेंस है, इसका जो व्युत्क्रम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, परमेंस। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो क्वांटिटी है ना, ये जैसे रेजिस्टेंस और रिलक्टेंस क्या आपस में क्या आपके एनालोगस है, इलेक्ट्रिक सर्किट का, ये मैग्नेटिक सर्किट का है। वैसे ही यहाँ पर कंडक्टेंस और परमींस जो है ना, ये एक दूसरे की एनालॉजी है। ओके, समझ में, एनालॉजी का मतलब आपको समझ में आ गया ना। इस क्वांटिटी के बदले उस मैग्नेटिक सर्किट में कौन सी क्वांटिटी होती है, तो परमींस भाई हमें पता है कि रिलक्टेंस के बदले इलेक्ट्रिक में क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो परमींस के बदले इलेक्ट्रिक में क्या कौन सी क्वांटिटी होगी, कंडक्टेंस ही तो होगी। तो यहाँ पर जो परमींस है ना, परमींस किसके एनालोगस है, कंडक्टेंस के। इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और रिलक्टेंस के नहीं। रिलक्टेंस से तो इसका कैसा संबंध है भाई, रेसिप्रोकल संबंध है, व्युत्क्रम होता है। ओके बेटा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर जाए तो क्या यहाँ पर क्वेश्चन क्या, वायर हैज रेजिस्टेंस 10 ओम, इट इज स्ट्रेच्ड बाय 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, मान के चलिए हमारे पास कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर का कोई खास लेंथ है। यहाँ पर उसको हम क्या मान लेते हैं, L1 मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये पहली स्थिति है, बाद में क्या खींच कर एक स्थिति बनाएंगे वो दूसरी स्थिति होगी। इसलिए पहले स्थिति में जो लंबाई है उसको हम L1 मान लेते हैं, और पहले स्थिति में जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना उसको हम A1 मान लेते हैं। ठीक है ना बेटा। तो देखिए इस कंडक्टर की कुछ ना कुछ वॉल्यूम, कुछ ना कुछ आयतन होगी। ये हमारा कितना है भाई, L1 A1। ओके, दूसरी स्थिति में हमने क्या किया, इस कंडक्टर को थोड़ा सा और हमने खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया, तो पता चला इसकी लंबाई क्या हो गई, L2 हो गई। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया, A2 हो गया। और वॉल्यूम देखिए, क्योंकि सेम कंडक्टर को हम खींच रहे हैं तो कंडक्टर के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसका क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाएगा, लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन आयतन क्या होगा, बराबर ही होगा। तो यहाँ पर V, यहाँ का वॉल्यूम भी हम क्या V ही मानते हैं, क्योंकि दोनों जगह वॉल्यूम तो सेम ही है। तो V कितना हो जाएगा, L2 A2। ओके, तो चूंकि हमारे वॉल्यूम दोनों जगह सेम है तो हम L1 A1 L2 A2 में संबंध हम यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, L1 A1 इक्वल्स टू L2 A2। ओके, आपको यहाँ पे संबंध पता चल गया। अब देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया क्वेश्चन में कि पहले स्थिति में रेजिस्टेंस कितना है आपका, 10 ओम। तो हम R1 मान लेते हैं, कितना है, 10 ओम। चलिए R2 हमें निकालना है, R2 हमें पता नहीं है। ठीक, हमें ये पता है कि R1 कितना होगा, L1 रो डिवाइडेड बाई A1। पता है कि नहीं, रो L डिवाइडेड बाई A। रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, R इक्वल्स टू रो L डिवाइडेड बाई A। भाई कंडक्टर तो सेम है तो रो तो चेंज होगा नहीं।
जिस मटेरियल का वो कंडक्टर होगा, खींचने के बाद मटेरियल थोड़ी चेंज हो जाएगा, वो तो चेंज नहीं होगा ना। तो क्या है कि सिर्फ क्या बढ़ेगी, उसकी लंबाई बढ़ जाएगी और उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ना वो कम हो जाएगा। अब देखिए तो ये लिख दिया आपने। फिर से R2 हमारा क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा हमारा L2 रो डिवाइडेड बाई A2। अब इससे क्या पता चल रहा है कि R2 बाई R1, ये कितना हो जाएगा R2 बाई R1, ये हो जाएगा हमारा L2 रो डिवाइडेड बाई A2 डिवाइडेड बाई L1 रो डिवाइडेड बाई A1। रो एंड रो कैंसिल हो गया, आपका कितना आ गया L2A1 डिवाइडेड बाई L1A2। ओके, तो हमारे देखिए यहां पर क्या आ गया हमारा, तो हमारा आ गया यहां पर कितना आ गया हमारा R2 L2A1 R2 बाई R1 L2A1 डिवाइडेड बाई L1A2। और हमें पता था L1A1 बराबर L2A2, ये हमें पता है ही, वॉल्यूम तो उसका सेम है। अब यहां से देखिए क्या है कि हम किसी एक को चेंज करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात, आपको एक और बात दी गई है यहाँ पर, क्या दी गई है कि आपका जो दूसरी लंबाई है, खींचने के बाद लंबाई कितना हो जाता है, 1/10 से बढ़ जाता है। 1/10 से बढ़ने का मतलब कि पहली जो लंबाई है ना उसका माने 1/10 10वां हिस्सा बढ़ जाता है। तो पहली जो भी लंबाई है ना उसका कितना हो जाएगा, L2 कितना हो जाएगा भाई, 1.1 L1। ठीक है, ये समझ में पता है, तो यहां से आप इसको डाल दीजिए। यहां से कितना आ जाएगा भाई, यहां से आ जाएगा आपका L2A2 डिवाइड इक्वल्स टू L1A1। ठीक है, L2 कितना है भाई हमारा 1.1 L1, A2 इक्वल्स टू L1A1। हमने कैंसिल कर दिया तो हमारा A2 कितना आ गया, हमारा A2 आ गया A1 डिवाइडेड बाई 1.1। अब सब बातों को यहाँ पर हम लिख देते हैं, हमारा R2 बाई R1 कितना आ जाएगा, R2 बाई R1 हो जाएगा L2। L2 कितना था हमारा 1.1 L1, A1 तो ऐसे ही रहने देते हैं। L1 कितना है भाई, L1 ही है। और A2 कितना है हमारा, A2 हमारा कितना है A1 डिवाइडेड बाई 1.1। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1.1 इंटू 1.1, कितना आएगा 1.1 का स्क्वायर जो आता है 1.21। ठीक है, तो हमारा R2 कितना हो जाएगा 1.21 इंटू R1, और हमारा 1.21 इंटू 10 दिया गया R1, तो हमारा कितना आ गया 12.1 ओम। ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे क्या है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप सीख लीजिए करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एसएससी में। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है, अच्छे एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन, बहुत गहरे एग्जाम जैसे कि गेट वगैरह होते हैं ऐसा नहीं पूछा जाता है। ये क्या है कि एसएससी जेई लेवल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आपको देख लीजिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है कि हम क्वेश्चन देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। क्या, ये 4 10 माइक्रोफराड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द नेट कैपेसिटेंस। अब देखिए कैपेसिटर क्या आपके सीरीज में कनेक्टेड हो सकते हैं, पैरेलल में हो सकते हैं। अगर आपके कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, देखिए बेटा सीरीज में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट कितना होता है 1/C इक्विवेलेंट। ये क्या आपका फॉर एग्जांपल C1 है, ये C2 है, ये C3 है, होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये किसके लिए, सीरीज के लिए हो गया। अगर मैं पैरेलल की बात करूं, यहाँ पर थोड़ा उल्टा होता है, रेजिस्टेंस उल्टा होता है। पैरेलल की बात करूं, यहाँ पर क्या है C1, इधर कितना है C2, और इधर कितना है C3। ओके, और उसके पैरेलल की मैं बात करूं, यहाँ पर पैरेलल होता है C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। ठीक है, यहाँ पर ये ऐड हो जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या है कि चार हमारे 10 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर हैं, और कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। बहुत सिंपली मीन्स क्या है कि हमारे चार ऐसे कनेक्टेड हैं, 1 2 3 4, ऐसे हमारे कनेक्टेड है ना, और ये किसी बैटरी से कनेक्टेड है। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भाई, इस फॉर्मूले से जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 40 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 3 रेजिस्टेंसेस 5 माइक्रोफैराड ईच, सभी कितने 5 माइक्रोफैराड के हैं, आर कनेक्टेड इन स्टार वैल्यूज, कनेक्टेड इन स्टार वैल्यूज ऑफ इक्विवेलेंट डेल्टा रेजिस्टेंसेस आर। अब देखिए यहाँ पर ये पहले कैसे कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है, ये स्टार कनेक्शन हो गया, ये स्टार कनेक्शन हो गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या है कि डेल्टा कनेक्शन देखना है, डेल्टा कनेक्शन देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये आपके R1 R1 और R1 सभी बराबर है भाई, लिखा गया है सभी 5 के हैं। यहाँ पर R1 का वैल्यू कितना है हमारा, R1 का वैल्यू कितना 5 ओम, 5 ओम। तो देखिए आपको याद रखना है एक पॉइंट, ठीक, क्या याद रखना है मैं आपको बता देता हूँ। ये स्टार डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन में और विशेष हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन एक चीज याद रखना है, इन केस क्या है कि आपका अगर
तीनों के तीनों रेजिस्टेंस, ये डेल्टा स्टार कनेक्शन जो हमारा है, इसमें तीनों के तीनों रेजिस्टेंस अगर आपस में बराबर हैं, तो क्या है कि डेल्टा जब स्टार को जब डेल्टा में चेंज करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, तीन गुना हो जाता है। ये कितना हो जाएगा, 3R1, 3R1, 3R1। और इसको जब इधर बदलेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, इसका 3 गुना कम, 3R1 डिवाइडेड बाई 3R1। इसका मतलब क्या है कि जब स्टार टू डेल्टा जाता है, तो स्टार टू जब डेल्टा बनता है, ठीक है ना, तो क्या हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। और जब डेल्टा टू स्टार जाता है तो 1/3 टाइम्स, कितना हो जाता है, 1/3 टाइम्स हो जाता है, 3 गुना कम हो जाता है। लेकिन ये इसके लिए कंडीशन क्या है, तीनों के तीनों रेजिस्टेंस आपके क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर तीनों के तीनों बराबर थे, 5 थे, यहाँ कितना हो जाएगा, 15। यहाँ पर आंसर क्या आपका 15 ओम। ठीक है बेटा। और क्या है, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ना, इसको भी हम अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन ऐसे क्या है, कुछ हमारा जो टॉपिक है बहुत लंबा हो जाएगा, आप बुक में देखने की कोशिश करिएगा, या फिर आपका जो हमारा चैनल है ना, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोज भी सर्च करिएगा, तो वहाँ पे आपको मिल सकता है। तो या फिर मेरे से मुझे आप बताइए कि आपको अगर इसके बारे में कुछ चाहिए, तो मैं उसको लिए छोटा सा लेक्चर बना के आपको डिलीवर कर दूंगा। यहाँ पर देखिए 7th नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए, वार्म वाटर, साल्ट वाटर, कोल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर की तो कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर कैसे बनता है, हम पानी को क्या करते हैं भाई, आप हीट करते हैं, हीट करने के बाद एवोपरेट करते हैं, ठीक है ना, और जो आपका फिर उसको कंडेंस करते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि आपका जो पानी पहले वाष्प बनता है, फिर वाष्प को हम कहीं ना कहीं इकट्ठा करते हैं, तो पानी के अंदर जितने आपके कॉन्टामिनेशन वगैरह थे ना, वो सबका खत्म हो जाते हैं। तो ये बहुत ही प्योर आप वाटर होता है, इसमें सिर्फ वाटर ही होता है, दूसरे कोई आपके क्या है कि कुछ ना कुछ कोई सेडिमेंट्स वगैरह या कुछ भी कंटामिनेशन बाहर के नहीं होते, इसमें कोई सॉलिड वगैरह नहीं होते हैं। तो इसलिए क्या इसकी कंडक्टिविटी बहुत पुअर होती है। ऐसे वाटर तो कंडक्टर अपने आप में होता है, लेकिन क्या होगा यहाँ पर, अगर इन सबके सापेक्ष इसकी कंडक्टिविटी की तुलना करें, साल्ट वाटर, वार्म वाटर और कोल्ड वाटर, ये क्योंकि नॉर्मल है, सिर्फ ये क्या गर्म है, ये क्या ठंडा है, ये क्या साल्ट वाटर, इसमें तो और क्या कंटामिनेशन कुछ मिलाया गया है बाहर से, तो इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसमें वाटर पार्टिकल्स के अलावा और मोलिकुल्स के अलावा दूसरे बहुत सारे और भी आपके क्या है कि भाई फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जो कंडक्टिविटी में क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। और खासकर अगर साल्ट की बात कर दिया जाए, NaCl, ठीक है, तो ये बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा Na+ और Cl- में, और क्या करेंगे, कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है कि सब में अगर तुलना की, ये वार्म वाटर कोल्ड वाटर क्या आपके सिंपल वाटर है, क्या गर्म है, क्या कम। हाँ, वार्म वाटर जो होगा ना, थोड़ी सी इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, कोल्ड वाटर से ज्यादा होगा, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होंगे ना आपके, क्या है कि फ्रीली उनके पास क्या काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि वो गर्म है, तो थोड़ा ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा, इन दोनों से ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी, सॉल्ट वाटर की, और सबसे कम किसकी होगी, डिस्टिल्ड वाटर की। यहाँ पर आंसर क्या हमारा, साल्ट वाटर। ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, अब देखिए यहाँ पर जितने यूनिट दिए गए हैं, वाट सेकेंड और जूल और किलोवाट आवर, वोल्ट एम्पियर सेकेंड, सबके सब क्या आपके एनर्जी के ही यूनिट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एनर्जी के ही यूनिट है। जिसमें से ये जो है ना, आपको इसको मैकेनिकल में मोस्टली यूज करते हैं, और इस सबको हम इलेक्ट्रिकल में यूज करते हैं। लेकिन जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्या है कि अगर मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रिकल मीटरिंग में इस्तेमाल होता है, तो कौन सा इस्तेमाल होता है आपका, ये होता है किलो वाट आवर, जिसको क्या बोलते हैं आपका 1 यूनिट बोलते हैं, कि 1 यूनिट की एनर्जी आपने खपत कर दी, है ना। कंज्यूमर से बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आप जो है ना आपका, वो बोलता है कि 1 यूनिट की एनर्जी आपने क्या है खपत कर दी। तो क्या है कि हम मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है ना आपका, वो क्या होगा, किलोवाट आवर। ठीक है ना। वैसे चारों के चारों जितने वाट सेकेंड, जूल या फिर जूल एम्पियर सेकेंड, ये सभी के सभी क्या आपके, सर वोल्ट एम्पियर सेकेंड, सभी के सभी क्या आपके जूल के बराबर है, इक्विवेलेंट है जूल के। क्योंकि हमें देखिए पता है आपको वोल्ट किसके बराबर होता है, वोल्ट इज इक्वल्स टू जूल पर कुलम। ओके, तो यहां से जूल किसके बराबर हो जाएगा, वोल्ट कुलम। और वोल्ट कुलम को क्या लिख सकते हैं, वोल्ट कुलम बाई सेकेंड इंटू सेकेंड। तो यहां से वोल्ट एम्पियर सेकेंड आप लिख सकते हैं। तो देखिए जूल भी क्या वोल्ट एम्पियर सेकेंड के बराबर है, जो कि यहाँ लिखा गया है। और ये तो होता ही है भाई वाट सेकेंड, क्योंकि वाट क्या होता है, किसके बराबर होता है भाई, जूल क्या होता है, किसके बराबर होता है आपका, वाट सेकेंड। ओके, देखिए अगर मैं पावर की डेफिनेशन क्या होती है, जूल प्रति सेकेंड, इसको क्या बोलते हैं, वाट। तो जूल क्या आपके वाट सेकेंड के बराबर नहीं हो गया। तो सबके सब इक्वल है आपके, सबके सब जूल के बराबर ही है। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका जो इलेक्ट्रिकल में बोलूँ तो क्या आपका किलो वाट आवर, इसको थोड़ा दिमाग में याद रखना है। किलो वाट आवर में और अच्छा से चर्चा करेंगे किसी खास वीडियो में। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक नया क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 9th, इस पार्ट का 2 वायर्स ए एंड बी ऑफ द सेम मटेरियल,
है ना, बट ऑफ डिफरेंट लेंथ L and 2L have their radius R and 2R respectively, the ratio of specific resistance will be, अभी मैंने आपको बोला था जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, वो कभी भी क्या है कि फिजिकल डायमेंशन पे निर्भर नहीं करता। अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा। आप आंसर क्या हो जाएगा, 1:1। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अ कॉइल विथ सर्टेन नंबर ऑफ टर्न्स हैज अ स्पेसिफाइड टाइम कांस्टेंट, if the number of turns is doubled, the time constant would be, यहाँ पर क्या है हमारा कॉइल का मतलब क्या है, हमारा इंडक्टर, इंडक्टर का मतलब क्या है, कॉइल, जैसा कॉइल है हमारा। ओके, मान चलिए इस कॉइल जो है ना, इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n, समझ में आ गया ना बेटा। और इस कॉइल की लंबाई कितनी है हमारी, इस कॉइल की लंबाई है हमारा l, ठीक। और इसका रेडियस जो है ना, कॉइल का रेडियस, यहां से मैं यहां तक की बात करूं, ये रेडियस कितना हमारा r, रेडियस कितना हमारा r, ठीक है। तो इस इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट, ओके, म्यू नॉट पाई स्क्वायर, म्यू नॉट आपका इसका फॉर्मूला जो होता है म्यू नॉट आप ऐसा कह सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट फॉर्मूला अभी याद नहीं है, कि जो आपका इंडक्टेंस है, दिस इंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, मींस नंबर ऑफ टर्न्स के क्या है कि प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इंडक्टेंस जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। यही बात आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर इस बात को आपको याद रखना है, L इक्वल्स टू दिस L इंडक्टेंस जो है ना एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, इस बात को आप याद रख लीजिए, ठीक है। L क्या है, एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। N क्या आपका नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। और आपका अगर मैं बोलूं कि इसकी लंबाई हमने फिक्स रखी, रेडियस इसकी फिक्स रखी कॉइल की, ठीक है ना, तो देखिए आपका क्या है कि आपका जो रेजिस्टेंस है ना इसका कॉइल का भी, कॉइल किसी ना किसी कंडक्टर का बना होगा, तो कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। तो वो जो रेजिस्टेंस है ना, अगर कंडक्टर की लंबाई नहीं बढ़ रही है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है, आपका कंडक्टर की लंबाई नहीं, कॉइल की लंबाई नहीं बढ़ रही है भाई। जब नंबर टर्न्स इसमें डबल टर्न्स इसकी चेंज हम करेंगे और इस लंबाई को मेंटेन करेंगे, रेडियस को मेंटेन करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो भाई कंडक्टर की लंबाई तो बढ़ी जाएगी ना, जो कंडक्टर लपेट रहे हैं, ठीक, लपेट का बना, पता चला ऐसे लपेट के हमने क्या है कि इतना बड़ा बना रखा है, ठीक है। और हमने क्या किया, इतना ही बड़ा रखा इसकी लंबाई, लेकिन क्या है कि हमने टर्न्स बढ़ा दिए, इस टर्न्स हमने क्या करिए, डेंस कर दिए, तो टर्न्स डेंस कर दिए, घना, तो टर्न्स का घना तो बढ़ गया भाई। जिस कंडक्टर को हमने लपेट के बनाया उस कंडक्टर की लंबाई तो बढ़ी जाएगी ना, तो जो कंडक्टर की लंबाई बढ़ेगी ना, वो जितने टर्न्स आपके बढ़ेंगे ना उसके अनुसार बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर आप कह सकते हैं किसके प्रोपोर्शनल है, एन के प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है, एन के प्रोपोर्शनल है। ओके बेटा, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका जो इंडक्टेंस है वो एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है, एन के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर इंडक्टर का लंबाई क्या है, सेम है। इंडक्टर जिस कंडक्टर का बना है उसकी लंबाई तो चेंज होगा ही, इंडक्टर का लंबाई सेम है, इंडक्टर का आपका जो क्रॉस जो रेडियस है इंडक्टर के कॉइल का वो सेम है, ठीक है। तो ये हमें इस केस में थोड़ा दिमाग में रखना है ना, L इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड R इज प्रोपोर्शनल टू एन। और जो आपका कॉइल होता है ना, कॉइल का टाइम कांस्टेंट कितना होता है, L बाई R। इसका मतलब जो टाइम कांस्टेंट है ना, ये क्या आपका एन स्क्वायर और एन कट के कितना आ जाएगा, एन। टाइम कांस्टेंट जो है ना ये एन के प्रोपोर्शनल है। टाइम कांस्टेंट किसके प्रोपोर्शनल है, एन के प्रोपोर्शनल है। ओके, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि कॉइल विथ सर्टेन नंबर ऑफ टर्न्स हैव अ स्पेसिफाइड टाइम कांस्टेंट। पता चला कि पहले केस में टाइम कांस्टेंट कितना था हमारा, T1। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल्ड, इट्स टाइम कांस्टेंट वुड बी। अब देखिए नंबर ऑफ टर्न्स क्या आपके भाई, टाइम कांस्टेंट किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ टर्न्स के, है ना। आप तो याद ही कर लीजिए इस बात को कि किसी कॉइल का जो इंडक्टेंस होता है उसके नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं, इसका मतलब हमारा टर्न्स हम क्या करेंगे, चेंज करके दो बार कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो कंडक्टर, जो आपके इंडक्टर है ना, इंडक्टर की लंबाई सेम है। हाँ, जब हम इसमें टर्न चेंज कर रहे हैं ना तो लंबाई सेम रख रहे हैं, जब टर्न चेंज करेंगे तो क्या होगा, जिस कंडक्टर का बना है वो इंडक्टर, उस कंडक्टर की लंबाई तो बढ़ी जाएगी ना भाई। किसी न किसी कंडक्टर को कॉइल के फॉर्म में बनाते हैं तो इंडक्टर बन जाता है ना। तो क्या है कि बिना इंडक्टर की लंबाई चेंज किए हुए, अगर इंडक्टर की लंबाई चेंज किए हुए, बिना इंडक्टर की लंबाई चेंज किए हुए और बिना जो इंडक्टर का कॉइल है उसका रेडियस जो है ना, रेडियस को चेंज किए हुए, अगर अब नंबर ऑफ टर्न्स में क्या करना है, फेरबदल कर रहे हैं, इसका मतलब कहने की लंबाई जिस कंडक्टर की बनी उस कंडक्टर की लंबाई तो बढ़ी गई ना।
इंडक्टर की लंबाई नहीं बढ़ी, इंडक्टर की कॉइल का रेडियस नहीं बढ़ा, और आपने नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दिया, कम कर दिया, तो जैसे बढ़ाया कम किया उसके अनुसार क्या होगा, आपके कॉइल कंडक्टर की लंबाई भी कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी। तो यहां पर क्या है, इस परिस्थिति में क्या है कि जो रेजिस्टेंस है ना एन के समानुपाती होगा। तो ये बात हमने यहां पर लिख दी, ये बात पता है। और फिर पता है कि टी इक्वल्स टू एल बाई आर, एल किसके प्रोपोर्शनल, एन स्क्वायर के, आर किसके प्रोपोर्शनल, एन के। टी किसके हो जाएगा, एन स्क्वायर बाई एन, किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका, एन के। टी किसके प्रोपोर्शनल, एन के। और यहाँ पर क्या, किसी खास नंबर ऑफ टर्न के लिए कितने आपका टाइम कांस्टेंट कितना है, टाउ वन हमने मान लिया। जब नंबर डबल कर देंगे तो टाउ वन, टाउ टू कितना हो जाएगा, टाउ टू कितना हो जाएगा, टाउ टू कितना हो जाएगा भाई, टू टाउ वन हो जाएगा कि नहीं। तो हमें पता है भाई, देखिए हमने मान लिया कि टाउ वन इज के एन वन और टाउ टू इज के एन टू। तो टाउ टू बाई टाउ वन कितना हो जाएगा, के एन टू डिवाइडेड बाई के एन वन। एन टू बाई एन वन हमें पता है कि डबल किया गया है, इसका मतलब एन टू बाई एन में कितना है, दो। इसका मतलब टाउ टू कितना हो जाएगा, टू टाउ वन। ठीक है ना, तो हमारा कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, डबल। ओके बेटा, तो क्या है कि इस पार्ट में हमारा बेसिक कंसेप्ट का जो पार्ट था, पहला पार्ट था, इस पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन देखा। अब कल क्या है कि 11 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक के क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चूंकि 80-90 क्वेश्चन हैं तो 7-8 दिन लगेंगे। ओके, आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको मजा आया होगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।